नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम दोस्तों आपके लिए मुग़ल साम्राज्य के ऊपर सीरीज़ लेके आए हैं। काफ़ी अच्छी और यूनिक सीरीज़ है दोस्तों क्वेश्चंस की। और दोस्तों आज हमने एक ऐसा क्वेश्चन डाला जिसके ऊपर आपको क्या है कि 100 रुपये पेटीएम मिलेंगे दोस्तों, जो भी पहला आंसर करेगा 19 नवंबर 2020 तक दोस्तों, यानी कि 1-1.5 दिन का आपके पास टाइम है। और दोस्तों हो सके तो आप अपने पास इस क्वेश्चन का अगर प्रूफ हो तो वो भी सेंड करना, ताकि इससे थोड़ा ये होगा कि हाँ अपने डीप नॉलेज रखते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी डीप नॉलेज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने अच्छे से बुक्स को पढ़ा होगा वही इसका आंसर लगा पाएगा। तो दोस्तों वो हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले कमेंट करेगा सबसे पहले, जिसका राइट आंसर कमेंट होगी उसको ही हम वो पेटीएम भेजेंगे कैश दोस्तों। ये मेरी तरफ से होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हम अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बाबर था उसने मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध इस कारण युद्ध किया क्योंकि। कि दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, अफगानों ने बाबर को पराजित करने के लिए राणा सांगा से संधि कर ली थी, तो ये सही है दोस्तों। बी देखते हैं, राणा सांगा दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बाबर की अपेक्षा दुर्बल लोधियों को देखना चाहते थे, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा है या तुज़्के बाबरी है किस भाषा में लिखा है, उसकी मातृभाषा क्या थी। तो दोस्तों उसकी मातृभाषा में पता होनी चाहिए कि इनकी जो जो तुर्क थे उनकी मातृभाषा तुर्की थी, और जो इनका शासन था उसमें ये फ़ारसी भाषा का यूज़ करते थे दोस्तों। तो मातृभाषा में क्या जाएगा, तुर्की। और जो बाबरनामा है उसकी लैंग्वेज भी क्या है, तुर्की है दोस्तों। इसके काफ़ी अनुवाद हुए हैं फ़ारसी के अंदर, जैसे कि अकबर के टाइम में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, मोहम्मद तुर्बती ने किए हैं, शाहजहाँ के टाइम में भी हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हुमायूं ने अपने 2 सैनिक अभियानों के दौरान की गई भूलों के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों खो देना पड़ा। तो हुमायूं ने तथाकथित 2 सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किए दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता ही है, ये जो सैनिक अभियान ये करता है गुजरात और बंगाल के विरुद्ध करता है, जिसमें गुजरात का उस टाइम पे जो शासक होता है वो मोहम्मद शाह प्रथम होता है, और बंगाल में भी यह आक्रमण करता है दोस्तों। 4 नंबर देखते हैं, बैरम खान के बैरम खान के पतन के लिए षड्यंत्र करने वाले आतंक ख्याल कौन थे दोस्तों। जो आतंक ख्याल दोस्तों वो थे, जो ग्रुप बना हुआ था महामंगा का, यानी कि जो पेटीकोट शासन बोला जाता है, जो था 1558 से 1562 तक, जिसमें मेन जो था धाई महामंगा थी, बैरम खान भी था जो उस टाइम प्रधानमंत्री बना हुआ था। लेकिन जो धाई थी जो महामंगा, ये क्या करती है, ये शासन पर अपना ही पूर्ण रूप से वो चाहती है कि अकेली ही ये जैसे कि अकबर को अपने संरक्षण में रखकर शासन चलाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या करता है अकबर 1562 में खुद ही सत्ता संभाल लेता है, ये बैरम खान को भी हटा देता है और इसको 3 चॉइस देता है, क्या तो मक्का चला जाए या उसका सलाहकार बन जाए या कोई जागीर उसको दे देता है। 3 में से उसको एक चूज़ करनी, तो वो मक्का चूज़ करता है। लेकिन मक्का जाते टाइम उसको क्या कर देता, उसको एक अफ़गान मार देता है रास्ते में ही 1562 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिल्ली पर पुनः अधिकार करने तथा दिल्ली में अपने द्वितीय राज्याभिषेक के उपरांत हुमायूं कब तक शासन कर सका। तो दोस्तों हमें पता ही है कि शेरशाह सूरी अधिकार कर लेता है और ये 45 तक क्या इनका शासन रहता है, 1545 तक अफ़गानों का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब शेरशाह सूरी मर जाता है 1543 के अंदर, तो उसके बाद जो शासक बनते हैं वो अयोग्य होते हैं, जैसे कि इब्राहिम शाह सूरी होता है। तो ऐसे ऐसे इसके शासक बनते हैं 2 और आदिल शाह, तो ये काफ़ी निकम्मे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये हुमायूं उस पर अधिकार कर लेता है दिल्ली पर, और ये 6 महीने के लिए ही शासक बन पाता है, क्योंकि 6 महीने बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि इसकी जो हुमायूं जब मरता है तो उसकी जो मृत्यु की खबर है वो कई दिनों के लिए यानी गुप्त रखी जाती है। एक मुल्ला बेकसी नाम का व्यक्ति होता है जो उसका हमशक्ल होता है, मुल्ला बेकसी दोस्तों उसका नाम होता है। तो वो उसकी हमशक्ल होता है हुमायूं का, तो उसके दर्शन बार बार कराए जाते हैं, जैसे झरोखा वगैरह के अंदर
ताकि जनता को पता ना चले कि हुमायूं मर चुका है। ताकि क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि अकबर जो कलानौर में होता है उस टाइम पे युद्ध वगैरह कर रहा होता है, और जैसे कि अब हम देखते हैं कि कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक होता है। 6th क्वेश्चन देखिए, जो उसकी उम्र क्या थी दोस्तों, तो वो थी 13.5 वर्ष दोस्तों। तो 7 देखिए, आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह इस दृष्टि से अभूतपूर्व था दोस्तों। तो इसके ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे ऑप्शन हैं, टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी बनेगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ये था क्योंकि यह एक स्वेच्छिक विवाह था दोस्तों। सीधा सा हमें पता ही है कि अपनी इच्छा से भारमल ने 1562 के अंदर, जब ये अकबर जो होता है सलीम चिश्ती की दरगाह पर गया होता है, तो रास्ते में क्या इसको आमेर के राजा भारमल मिलते हैं और ये अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं अपनी इच्छा से। ये बलात विवाह नहीं था, ये बलात विवाह से भिन्न था। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने आमेर की राजकुमारी के साथ अपने विवाह उपरांत 1562 में 2 वर्षों के भीतर कौन से उदारवादी उसके कार्य पूछे गए हैं दोस्तों 1562 में। यह युद्धबंदियों को दास बनाने और उन्हें बलात इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करने पर रोक लगा देता है दोस्तों। ये जो अकबर करता है, एक ब्राह्मण लड़की होती है जो इसकी रखैल होती है, उसके कहने पर यह कार्य करता है 1562 के अंदर। लेकिन दोस्तों जो दास प्रथा के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाता है वो होता है हुमायूं। नहीं, हुमायूं सॉरी दोस्तों, वो होता है जहांगीर। क्योंकि जहांगीर क्या करता है, हिजड़ों का व्यापार बंद कर देता है। तो इसने हिजड़ों के व्यापार पर, यानी कि दास, जिसमें दास आते थे, तो हिजड़े दासों को भी ये रोक लगा देता है उसके ऊपर। तो जहांगीर उस वैसे आंसर बनता है। लेकिन जब दास प्रथा के बारे में पूछा जाता है तो ये दोनों में से, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट हमेशा अगर जहांगीर दिया होगा तो जहांगीर रहेगा दोस्तों। ऐसी चीज़ें हमें इरफान हबीब की बुक पढ़नी चाहिए, जिसके कई पार्ट हैं 11-12, तो उनमें ऐसी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं क्योंकि उन्होंने डीप स्टडी की है मुग़ल पीरियड के ऊपर। तो ऑप्शन बी देखिए, पूरे मुग़ल साम्राज्य की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में कर चुके था, और जजिया 1564। तो इसका उपयुक्त आंसर सभी यही रहेगा, उपयुक्त सभी। 9 देखिए, अकबर राजपूतों के साथ इस कारण मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था क्योंकि दोस्तों ये इसके सभी राइट रहेंगे। ये मित्रता की दृष्टि से क्या था, लाभदायक था इनके साथ। और मुग़लों के साथ क्या था, जो मध्य एशिया से मुग़लों के संबंध जो थे टूट गए थे, जो अकबर को भारत में मैत्री संबंध स्थापित करने पड़े दोस्तों। ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट था ताकि दक्षिण वगैरह को जीत सके या राज कर सके इंडिया के ऊपर। तो राजस्थान में शांति स्थापित करना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर क्या थे, कई हिंदू राजा थे छोटे छोटे स्टेट्स के ऊपर, और वह गुजरात और दक्षिण भारत की विजयों का मार्ग प्रशस्त करना चाहता था दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर डी रहेगा। 10 देखिए, अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व क्या थे दोस्तों। तो वैवाहिक संबंध तो वो स्थापित करता था, विवाह उनका हुआ था। क्या था, उनका पूर्ण स्वायत्तता देता था दोस्तों। जैसे वतन जागीर एक वर्ड है, वतन जागीर, तो वो अकबर चलाता है और वो राजपूतों को ही दी गई थी मोस्टली। और मनसबदार बनाता है उनको, और सूबेदारी के रूप में भी उनको नियुक्त करता है। जैसे लाहौर वगैरह की सूबेदारी मान सिंह को दे देता है। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट वो थी, तो ये राजपूतों को दी गई दोस्तों। तो ये उपयुक्त सभी रहेगा दोस्तों। और जो दोस्तों राजपूतों के बारे में हुमायूं भी इसको सलाह देता है अकबर को मरने से पहले कि आप इनको दोस्त बनाएं, ये आपके फ़ायदा ही करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लड़ाकू और बेस्ट कौम है राजपूत। 11 नंबर देखिए, मेवाड़ ने मुग़लों की मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर दिया दोस्तों। तो देखिए इसके ऑप्शन, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ और मुग़लों की क्या थी, शत्रुता थी पहले से ही। राणा सांगा के समय से बाबर के टाइम पे युद्ध होता है तो सांगा हार जाते हैं। और बी देखिए, मेवाड़ और आमेर के मध्य पुराने शत्रुता पर संबंध थे। आमेर और मेवाड़ के भी दोस्तों शत्रुता संबंध आपस में थे, तो ये भी राइट आंसर है। और उसने, आमेर ने क्या किया था, मुग़लों से संबंध स्थापित कर लिए थे विवाहिक। तो ये भी रीज़न था दोस्तों, क्योंकि जो मेवाड़ था वो काफ़ी कट्टर राजपूत हिंदू था। वो चाहते थे कि ये आमेर ने जो ये रिश्ते बनाए ये गलत हैं, ये मुसलमानों के साथ अपनी लड़कियों की शादियाँ क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ी में शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। और मेवाड़ मुग़लों के साथ मित्रता स्थापित करना अपमानजनक समझता था दोस्तों। ये इनके लिए अपमान की बात थी। अगर हम इनसे मित्रता करेंगे तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुग़ल सेनाओं ने किसे पराजित करके 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार किया दोस्तों। दो ऑप्शन देखिए, उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह दोस्तों।
तो दोस्तों जिसका राइट आंसर रहेगा वो था उदय सिंह दोस्तों। और एक बार ये नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़ का जो उस टाइम राजा था वो कौन था, तो ये उदय सिंह था। इसको मोटा राजा भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, मोटा राजा राजस्थान के अंदर। तो ये था दोस्तों वो। तो 13 देखिए, अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया दोस्तों। तो अबुल फजल दोस्तों इसके बारे में क्या बताता है वो देखिए आप, जो इसके ऑप्शन हल्दी घाटी, खमनोर, गोगुंडा या कुंभलगढ़ दोस्तों। तो दोस्तों जो अबुल फजल इसके बारे में बताता है दोस्तों, इसे हल्दी घाटी की लड़ाई बोला जाता है, लेकिन जो अबुल फजल इसका वर्णन करता है दोस्तों वो इस युद्ध को या जो इस लड़ाई का जो मैदान था उसको खमनोर बोलता है दोस्तों। ये हमें फैक्ट अच्छे से याद करना है कि ये कहाँ अबुल फजल इसको क्या बताता है, तो ये बताता है खमनोर दोस्तों। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, खमनोर। 14 देखिए, हल्दी घाटी का तथाकथित युद्ध मुगलों के लिए निष्फल विजय माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन देखिए दोस्तों, निष्फल क्यों माना गया। मेवाड़ को पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका। चित्तौड़ और मंडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ पर राणा प्रताप का शासन कायम रहा। ए और बी दोनों। इससे केवल राणा प्रताप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची दोस्तों। जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो सी है दोस्तों, क्योंकि इन एरियो पर राणा प्रताप का शासन ही रहता है। चित्तौड़ और ये कुंभलगढ़, इसको मंडलगढ़ लिखा गया है, और मेवाड़ पर को भी पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका दोस्तों, क्योंकि राणा प्रताप क्या करते हैं, जो इनकी पद्धति होती है उससे युद्ध करते रहते हैं फिर भी। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा में अफगान सेना किसके द्वारा पराजित की गई। जो उड़ीसा के अंदर पूछा गया वो किसने की थी, जो अफगान सेना थी वो किसने पराजित की थी दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है वो मान सिंह था दोस्तों, आमेर के राजा मान सिंह। ये क्या करते हैं, अफगान सेना को पराजित कर देते हैं। 16 नंबर देखिए, 1580-81 में अकबर को उस समय एक महासंकट का सामना करना पड़ा जब असंतुष्ट अमीरों तथा अधिकारियों ने अकबर के मुंह बोले भाई मिर्ज़ा हकीम को अपना शासक घोषित किया। और बी देखिए, सलीम ने विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत ने यूसुफ जाइयों ने विद्रोह कर दिया। राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बचकर भाग निकले दोस्तों। तो महासंकट का सामना कब करना पड़ता है दोस्तों अकबर को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, असंतुष्ट अमीरों अधिकारियों ने अकबर के मुंह बोले भाई मिर्ज़ा हकीम को अपना शासक घोषित कर दिया दोस्तों। 1580 और 81 की बातें हैं, ये बता रहे हैं हमें कि वहाँ महासंकट उस टाइम हो गया था। ये 1580-81 में और 1681 दोस्तों सेम डेट में ही औरंगज़ेब का पुत्र अकबर भी विद्रोह कर देता है, ये भी हमें याद रखना है साथ के साथ। 17 नंबर देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दोस्तों यानी कि ये कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है काबुल कंधार साइड की। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो कंधार है, ये कंधार को जीत लेता है अकबर दोस्तों। 18 नंबर देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमांत की कबीलाइयों को नियंत्रित रखने के लिए अकबर की कौन सी नीति अपनाई दोस्तों। तो जो इसके ऑप्शन देखिए एक बार आप, अनुग्रह एवं दमन की नीति दोस्तों, ये दोस्तों सही है। शस्त्रों का प्रयोग एवं कबीलाई सरदारों को धन देकर शांत रखना दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। राइट आंसर दोनों दोस्तों इसके दोनों सी राइट रहेगा। और दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एक अब की बार हमारे पास आया था कि उत्तर नेट के अंदर आया था 2020 के अंदर कि कौन सी नीति थी अकबर की या मुग़ल शासकों की जो कि वो चाहते थे कि घुमंतु जो भी जातियाँ हैं उनको नियंत्रित करें। तो वो इनकी नीति इसलिए चलाई थी कि वो कबीलाई जाति जो वहाँ घुमंतु हैं वो उनको कर देती रहे, ये इसका राइट आंसर था। 19 देखिए, अकबर पुर्तगालियों का विरोधी था क्योंकि, जिसके ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या थे, वे क्रूर और क्या थे, आक्रमणकारी समुद्री लुटेरे दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि वे समुद्री लुटेरे यानी कि समुद्री जो जहाज़ थे उनको लूटते थे। वे हज जाने वाले यात्रियों को सताते थे, यानी कि वहाँ भी चोरी डकैती होती थी, ये राइट है। उन्होंने दक्कनी राज्यों के सुल्तानों के साथ राजनीतिक मैत्री स्थापित कर ली दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पुर्तगालियों ने क्या विजयनगर से दोस्ती कर ली थी और उनके घोड़े उन्हीं को ही आयात करते थे। तो ये भी दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, 1601 में सीरगढ़ की विजय के उपरांत अकबर ने खान देश का क्या नामकरण किया दोस्तों। देखिए ऑप्शन, दान देश, रहमत देश,
फतह देश, मुग़ल देश दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ये था दान देश दोस्तों। ये अपने बेटे के नाम पर इसका नाम रख देता है असीरगढ़ का, दान देश या दादेश। और ये दोस्तों क्या है, ये इसका आखिरी किला था जो अकबर ने जीता था, लास्ट का किला था, लास्ट किला था, यानी कि इसकी लास्ट विजय थी असीरगढ़, लास्ट विक्ट्री थी। और इसको क्या कहते हैं कि सोने की कुंजी से खोला गया ये किला था, क्योंकि इस किले को जीतने में ये असफल हो जाता है अंत तक। तो अंत में क्या करता है, ये घूस दे देता है किसी अधिकारी को वहाँ के, तो तब ये इसको जीत पाता है। तो ये चीज़ें याद रखने दोस्तों। 21 देखिए, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक जो था अबुल फजल की हत्या किसने की दोस्तों। तो दोस्तों जो ये हत्या करवाई थी वो करवाई थी जहांगीर ने, और ये था वीर सिंह बुंदेला दोस्तों। ये वीर सिंह बुंदेला जो थे दोस्तों, ये इसके मित्र थे जहांगीर के, और ये क्या करते हैं, वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल को मरवा देते हैं दोस्तों। और ये शासक होते हैं मे बी ग्वालियर शायद, बुंदेलखंड दोस्तों, बुंदेलखंड के ये शासक थे। सॉरी दोस्तों, ये बुंदेलखंड के थे शासक। 22 देखिए, अकबर ने जोराथ्रस्त्र धर्म के किन धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण किया दोस्तों। यानी कि पारसी धर्म के बारे में यहाँ ये बोल रहे हैं, इसको जोरास्त्र धर्म बोला जाता है। तो ये देखिए आपने ऑप्शन, पारसी नवरोज़ को मनाया, या पारसी सौर्य पंचांग, ए बी दोनों, महल में पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखना दोस्तों। तो हमने इसके बारे में दोस्तों बहुत बार पढ़ा होगा। अगर हम थोड़ा डीप पढ़ते हैं तो ये थी सी दोस्तों, जिस धार्मिक पद्धति को उन्होंने अपनाया था वो थी सी, धार्मिक त्यौहार नवरोज़ का आयोजन दोस्तों, और सौर्य पंचांग। और दोस्तों एक इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इन्होंने ये डी भी देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पवित्र अग्नि को भी प्रज्वलित किया दोस्तों। तो इसका आप उपयुक्त सभी ही माने, ये इसका आंसर नहीं रहेगा। तो इसका उपयुक्त सभी यानी कि ये तीनों ही सही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पवित्र अग्नि भी अपने महल के अंदर जला के रखता था। 23 देखिए, अकबर के साथ धार्मिक चर्चाएं करने वाला जेसुइट या कैथोलिक ईसाई धर्म प्रचारक जिसने अकबर के शासनकाल के संबंध में एक रोचक वृत्तांत लिखा है दोस्तों, कौन था वो। टॉमस रो, तो ये तो नहीं थे, मानसरेत, एक्विवा या हेनरिक्यूज दोस्तों जो इसका राइट है दोस्तों वो है एक्विवा, फादर एक्विवा थे, इनको फादर एक्विवा बोला जाता है। ये क्या थे, एक धर्म उससे आए थे ये, यानी कि इनके साथ मानसरेत भी इनके साथ ही आया था। तो ये दोनों इकट्ठे आए थे दोस्तों, एक्विवा और मानसरेत। तो इसका राइट आंसर सी है दोस्तों। ये कोटेशन सी इसकी है दोस्तों, किस ईसाई धर्म प्रचारक थे। ये रोचक वृत्तांत लिखा है एक्विवा ने दोस्तों। 24 देखिए, वह कौन समकालीन मुगल इतिहासकार था जिसने अकबर के विरुद्ध एक आरोप पत्र तैयार किया और उसे इस्लाम का शत्रु घोषित किया दोस्तों, कौन था दोस्तों वो। तो दोस्तों हम इसके बारे में भी हमें पता है दोस्तों, ये कौन था जिसने एक आरोप पत्र तैयार किया था और उसे इस्लाम का शत्रु घोषित किया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों बदायूनी क्या था दोस्तों, एक इतिहासकार भी रहा है, इसकी एक बुक भी है काफ़ी फेमस, उसका नाम मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा। जो इसने क्या किया था, एक अकबर के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया था दोस्तों। 24 का ए दोस्तों। 25 देखिए, सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी। जो तबकात अकबरी की रचना दोस्तों किसने की थी, तो हम ये जानते हैं कि ये की थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। जो राइट आंसर है दोस्तों इसका, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 25 का। और जो 26 देखते हैं दोस्तों, अकबर की अत्यंत प्रशंसनीय सुलह कुल सार्वभौमिक शांति में सौहार्द की विचारधारा उसके किन आदर्शों और किन आदर्श का प्रतिफल थी दोस्तों। तो दोस्तों ये उसकी राजनीतिक उदारता या उसकी धार्मिक सहिष्णुता या उसके सांस्कृतिक समन्वयी दृष्टिकोण की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो डी रहेगा, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी सभी ये चीज़ें थी इसके आदर्श के अंदर,
ये हिंदू मुस्लिम दोनों का हिमायती था, ये हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता का समर्थन करने वाला है दोस्तों। और दोस्तों 27 देखिए, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को इस कारण मृत्युदंड दिया। दोस्तों जो अर्जुन देव को जो मृत्युदंड जहांगीर किस लिए देते हैं, तो दोस्तों देखिए इसके ऑप्शन, उन्होंने बागी शहजादे खुसरो को आश्रय दिया। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। और उन्हें खुसरो को विद्रोह करने के लिए भड़काया दोस्तों, या वे अपने सिख अनुयायियों की एक सेना संगठित कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए ही है, क्योंकि इन्होंने खुसरो को आश्रय दिया था। उसकी धन से भी थोड़ी सहायता कर देते हैं ये, तो इस करके क्या करता है ये जहांगीर उसको मृत्युदंड दे देता है अर्जुन देव जी को। ये 1606-7 की बातें हैं दोस्तों। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कुशल सैनिक नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मेवाड़ ने जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। मेवाड़ ने जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों कौन था, तो राणा प्रताप का बेटा था दोस्तों, जो अमर सिंह, शायद अमर सिंह उनका नाम था। तो वो क्या करते हैं, समर्पण कर देते हैं 1617-18 के बीच। तो ये कौन था जिसके कुशल नेतृत्व में उन्होंने समर्पण कर दिया था दोस्तों, तो ये था शहजादा खुर्रम दोस्तों, यानी कि शाहजहां, जो साउथ में जाता है। 29 देखिए, मुगलों के साथ मित्रता स्थापित करने वाले राजपूत राज्य पर अकबर ने किन दायित्वों एवं प्रतिबंधों अथवा किस दायित्व एवं प्रतिबंध को आरोपित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखिए आप, आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सैनिक सहायता करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। वे अपने सिक्के जारी नहीं करेंगे। दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन नेट में हमसे पूछ लिए जाते हैं अभिकथन वगैरह बनाकर, कि उन्होंने वचन दिया ऐसा कुछ कि हम सिक्के जारी नहीं करेंगे, ऐसे कुछ कोटेशन दे दी जाती हैं जो हम गलत कर देते हैं। और यही काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वे अपने सिक्के जारी नहीं करेंगे बल्कि मुग़ल सिक्कों को ही अपने राज्य में प्रसारित करेंगे। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके राइट आंसर ए और बी दोनों हैं दोस्तों। 30 नंबर देखिए दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य जो मुग़ल शासन था उसकी व्यवस्था भारतीय और गैर भारतीय तत्वों का एक सम्मिश्रण थी। ये भी हमें याद रखना है कि इसमें भारतीय और गैर भारतीय तत्व थे। और मुग़ल शासन व्यवस्था में क्या था, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। उन्होंने नहीं पूछा है कि मुग़लों की जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर किसको नहीं शामिल किया गया था दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शन देखिए एक बार, अरबी, ईरानी, तुर्की, भारतीय। क्योंकि दोस्तों भारतीय में ऊपर पता ही चल चुका है, अब भारतीय और तुर्की तो इसमें है, ईरानी और अरबी में से देखना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अरबी, क्योंकि अरबी ही नहीं थी, ईरानी इसके अंदर थी, ये नहीं थी। तो यही हमारा अरबी आंसर रहेगा। ईरानी, तुर्की और भारतीय इनके अंदर था सम्मिश्रण में। 31 देखिए। और दोस्तों आगे ही हमारा वो क्वेश्चन आने वाला है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि पेटीएम के थ्रू 100 रुपीज़ का एक क्वेश्चन है सीरीज़ के अंदर, वो नेक्स्ट आने वाला है जल्दी ही। 31 देखिए, मुग़ल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखिए। मुग़ल शासन व्यवस्था क्या थी, मुख्यतः एक सैनिक शासन था दोस्तों, वहाँ सैनिकों के बल पर ही शासन होता था। तो राइट है, यह एक केंद्रीभूत निरंकुश एक तंत्रवाद था, ये भी राइट है दोस्तों। और मुग़ल साम्राज्य को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि मुग़ल जो सम्राट था उसको ईरानी शासन का ही क्या इस्लामी जो ये परंपरा थी उसका पालन करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अकबर वगैरह ने इनको नहीं मानना है, उलेमा वगैरह को। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये रहेगा। और ये भी कोटेशन यहाँ सही है कि साम्राज्य सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, ये भी सही है दोस्तों। जो ये गलत है, लेकिन आंसर ये रहेगा, हमारे क्वेश्चन का नहीं पूछा गया है दोस्तों। 32 देखते हैं, इस तथ्य से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न मुग़ल बादशाहों ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में एक ही प्रकार के करों एवं उपकरों को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किए। विभिन्न मुग़ल बादशाहों ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के करों और उपकरों को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किए दोस्तों। तो इसके ऑप्शन आप देखिए एक बार क्या दिए गए हैं। वे जन कल्याण के प्रति इच्छुक थे दोस्तों। वे प्रजा को अपनी सद्भावनाओं के बारे में अवगत करना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजगद्दी पर बैठते ही जन समर्थन और लोकप्रियता प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम तरीका समझते हैं दोस्तों। इससे जो इन्होंने बादशाहों ने जो क्या किया था, एक ही प्रकार के जो कर थे और उपकर थे उनको जो समाप्त करने के जो आदेश जारी किए दोस्तों, ये जन समर्थन पाना था इसका मेन मकसद। लोकप्रियता दोस्तों उसको हासिल करने का सर्वोत्तम तरीका समझते थे। और ये भी सही है कि वो जन कल्याण के प्रति इच्छुक थे, सद्भावनाओं के बारे में अवगत करना चाहते ऐसा। फिर लेकिन जो मोस्टली इसका रीज़न है अच्छे वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सी है दोस्तों। तो 33 देखिए दोस्तों, अकबर ने जो इस्लामी राजतंत्र सिद्धांत को किस कारण से अस्वीकार कर दिया दोस्तों। जो इस्लामी राजतंत्र को उसने क्यों अस्वीकार किया दोस्तों। उसने सम्राट को समस्त मानवीय प्राणी से ऊपर रखा। तो अस्वीकार की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये किया था उसने केवल मुसलमानों का शासक होने के बजाय अपनी समस्त प्रजा का शासक बनने का संकल्प किया दोस्तों। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि वो मुसलमान शासक होने की बजाय अपनी प्रजा का शासक बनने का संकल्प अकबर ने किया था। तो ये राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर कहीं भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं दोस्तों, जो काफ़ी दोस्तों अकबर द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा इस तथ्य की घोतक नहीं है कि मुगल सम्राट खलीफा के प्रभुत्व को मान्यता नहीं देते थे। तो हमें ये पाना है कि किस वजह से, यानी कि मुगल सम्राट जो थे खलीफा के प्रभुत्व को मान्यता नहीं देते थे दोस्तों। कौन सा इस तथ्य घोतक नहीं है दोस्तों, उन्होंने नहीं पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, उसने तस्लीम में चौकी की प्रथा शुरू की, जिसके अनुसार अमीरों के लिए राजमहल की दिशा में श्रद्धावत होना आवश्यक था दोस्तों। ये नहीं थी दोस्तों, बाकी इसमें मोस्टली चीज़ें थी। 35 देखिए, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट का एकमात्र विशेषाधिकार क्या नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आप एक बार इसके। तो दोस्तों इसी का राइट आंसर मुगल सम्राट का एकमात्र विशेषाधिकार क्या नहीं था, ज़रूर का दर्शन था, क्योंकि वो मुगल सम्राट एकमात्र ही विशेषाधिकार इस पर रखते थे। तस्लीम में चौकी भी दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अकेले मुगल सम्राट ही कर सकता था दोस्तों। और तुलादान, सोने चांदी और रत्नों से तोलना, ये भी मुगल सम्राट को ही तोला जाता था। और ये सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का कि नकारा, जब सम्राट दरबार का आयोजन करता था या दरबार समाप्त करता था, नकारा या ताश वादन। तो ये राइट आंसर है दोस्तों, ये ऐसा नहीं था कुछ भी। 36 देखिए, अकबर ने किस सिद्धांत के आधार पर प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का गठन किया था। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए इसके, व्यापक रूप से अधिकार समर्पण, सम्राट के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण, या सी देखिए पारस्परिक नियंत्रण और शक्ति संतुलन। दोस्तों यही इसका राइट आंसर है दोस्तों 36 का सी। वो क्या चाहता था कि पारस्परिक नियंत्रण रहे और शक्ति संतुलन रहे, यानी कि चेक्स एंड बैलेंस इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और अब हम ही वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम उसी पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमने इसमें डाला हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पेटीएम कैश के लिए है, यानी कि एक ही व्यक्ति को हम वो देंगे जो फर्स्ट कमेंट करेगा दोस्तों। देखिए यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया जिसके अंदर आपको 100 रुपये पेटीएम मोहन सर की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि ये कल सवेरे, यानी कि कल जब भी जो डेट दी गई है इसकी, जो कल की है, यानी कि यहाँ पे डेट दी गई थी दोस्तों, यानी कि 19 नवंबर आप मान के चलिए इसकी डेट है। तो इसके ये हमारा क्वेश्चन है जिसके आपको अच्छे से आंसर देना है। निम्नलिखित में कौन सा शासक सबसे बड़ा तैराक था दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा तैरने वाला तैराक था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 33 हाथ से गंगा नदी को पार किया था दोस्तों। तो आपको इन ऑप्शंस में से क्या करना है, हमें इसका आंसर लिख करके भेजना है, और हो सके तो आपके पास इसके बारे में कोई प्रूफ हो तो वो भी हमें आप शेयर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट हमारा जो भी यूनिक क्वेश्चन क्विज जैसे चल रही है, ये जब भी कभी नेक्स्ट 2 या 3 दिन बाद हम दोबारा फिर ऐसा क्वेश्चन डाल लेंगे अपनी सीरीज़ के अंदर। और एचटेट वगैरह या जो भी हरियाणा वगैरह के अंदर एग्ज़ाम हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी होने वाला है,
और नेट के लिए हम आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे, करने वाले हैं क्लासेस स्टार्ट। तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों और शेयर कीजिए। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे दोस्तों। सारे ही लास्ट एग्ज़ाम जितने हुए हैं उनमें भी आपको अच्छे से यहाँ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपका इसको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, और जो सही से आंसर देगा, फर्स्ट टाइम आंसर देगा, उसको ही हम ये जो 100 रुपीज़ का जो पेटीएम कैश है वो हम सेंड करेंगे अपनी तरफ से दोस्तों। तो हम अपनी सीरीज़ में चलते हैं वापस। 37 देखते हैं, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में वकील को सर्वाधिक प्रधानता प्राप्त हुई दोस्तों। तो कौन सा सम्राट था वो दोस्तों, उसके बारे में हमें बताना है। 37 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो 80। तो ये अकबर था दोस्तों। अकबर के टाइम में वकील को प्रधानता प्राप्त हुई थी। अकबर ने जो वज़ीर के लिए दीवान या दीवान आला पदनाम क्यों प्रयोग किया है दोस्तों, तो उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो ये किया है क्योंकि दोस्तों वज़ीर अब शासक का प्रमुख परामर्शदाता नहीं रह गया था, बल्कि यह राजस्व विषय मामलों का विशेषज्ञ मात्र था दोस्तों। परामर्शदाता नहीं रह गया था बल्कि यह विशेषज्ञ मात्र था दोस्तों। 39 देखते हैं, मुग़ल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे अमीर वर्ग का प्रमुख माना जाता था। कौन था दोस्तों वो 39 का देखते हैं, ये था मीर बख्शी दोस्तों। अमीर वर्ग का जो प्रमुख था दोस्तों मुग़ल प्रशासन के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। मीर बख्शी ही सरखत नामक एक दस्तावेज होता था जिसके माध्यम से जो पे वगैरह सैनिकों को देता था, यही वो पे मास्टर भी, इसको पे जर्नल भी बोलते हैं, पे मास्टर या पे जर्नल भी इसको बोला जाता है मीर बख्शी को दोस्तों मुग़ल प्रशासन के अंदर। 40 देखिए, मीर बख्शी अर्थात महावेतनाधिकारी, ये देखिए दोस्तों पे मास्टर बोला गया, को सैनिक विभाग का प्रमुख क्यों बनाया गया था दोस्तों। तो इसके आंसर ही हम डायरेक्ट बात करेंगे, लंबी वीडियो खींच रही है, क्योंकि यह राज्य के सभी अधिकारों और सैद्धांतिक रूप से सैनिक विभाग से संबंधित होते थे दोस्तों, जो ये मीर बख्शी था। 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी इस्लामी कानूनों का संरक्षक और उलेमाओं का प्रमुख प्रतिनिधि या प्रवक्ता होता था। तो इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों आप, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। वो था दोस्तों सदर उस सदूर दोस्तों, जो इस्लामी कानूनों को संरक्षक और उलेमाओं का प्रतिनिधि या प्रवक्ता होता था, वो सदर उस सदूर उसको बोला जाता था। काजी कुजात ये कानून की व्याख्या करता था। मुहत्सिब वगैरह ये आम जन साधारण थे, उनके अंदर क्या थे ये देखते थे, उनका आचरण वगैरह लोगों का कैसा है, तो उसका ये ध्यान रखते थे। ये औरंगज़ेब के टाइम में पद बना था। खाने सामा, ये खानों यानी कि जो सामा ये क्या है, सामान वगैरह जो भी महल के अंदर जरूरत होती थी उसके लिए बनाया गया पद था। 42 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी महालेखा परीक्षक था दोस्तों। महालेखा परीक्षक यानी कि कैग टाइप, इन्होंने जो कौन सा अधिकारी था 42 के अंदर देखिए, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, मुस्तौफ़ी। हमें याद रखना है कि ये कौन था, मुस्तौफ़ी दोस्तों, ये हमें याद करना है अच्छे से कि मुस्तौफ़ी था। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सम्राट के सम्मुख प्रतिवेदनों को पेश करने वाला प्रमुख अधिकारी था दोस्तों। प्रतिवेदन यानी कि कोई भी अर्जी वगैरह कौन दे सकता था दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के अंदर सम्राट को सीधा, क्योंकि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था या कोई भी बाहर से आके डायरेक्ट सम्राट से मिलता, लेकिन जो अर्जी वगैरह ऐसा पहुंचाने के लिए एक पद बनाया गया था वो था मीर अर्ज दोस्तों। जो ये क्या था, मीर अर्ज ही था जो क्या करता था प्रतिवेदन वगैरह, यानी कि सम्राट का ये एक प्रमुख अंग था, यानी कि ये इससे डायरेक्ट बात कर सकता था किसी भी टाइम। तो मुग़ल काल में शाही कारखानों का अधीक्षक कौन होता था दोस्तों, ये होता था दीवान बयूतात दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये था नाजिर बयूतात, कारखानों का अधीक्षक दोस्तों 44 का। जो मैं इसको दीवान बयूतात कहूँगा दोस्तों, कारखानों का अधीक्षक हो, लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया है नाजिर बयूतात दिया गया है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा मानना है इसका आंसर दीवान बयूतात है दोस्तों। आप भी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन था। अवरोही क्रम में दिए गए मुग़ल साम्राज्य के प्रशासकीय प्रभाव के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। अवरोही क्रम में इसको लगाना है दोस्तों।
तो इसका जो अवरोही क्रम बनेगा दोस्तों वो बनेगा पहले सूबा, फिर सरकार, फिर परगना। 46 देखिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? तो हमें इसके बारे में पता ही है, ये किया था दोस्तों अकबर ने। तो इसके टाइम में पहले 12 सूबे थे, फिर 3 लास्ट में जीतता है, ये 15 हो जाते हैं, और औरंगज़ेब के टाइम में 21 तक चले जाते हैं। प्रांत दोस्तों, सूबे नहीं प्रांत। 47 देखिए, अपने शासन के अंतिम दिनों में अकबर ने दक्कन के 3 प्रांतों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया दोस्तों। ये आ गई वही 3 जो हमने ऊपर दिए हैं। अंतिम दिनों में दक्कन के 3 प्रांतों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। तो 3 प्रांतों में जो शामिल नहीं था दोस्तों वो कौन था, इसमें ये पूछा गया है 47 के अंदर। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो बीदर है दोस्तों। बीदर को वो जीत नहीं पाया, खानदेश जीत लेता है, बरार और अहमदनगर को वो जीत लेता है दोस्तों। ये तीनों प्रांत थे। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन प्रांत का गठन किया गया दोस्तों? जो नवीन प्रांत इसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में बना था दोस्तों वह था उड़ीसा दोस्तों। तभी इसके जो टाइम में क्या प्रांतों की संख्या बढ़ जाती है, 17 हो जाती है, बढ़कर 15 से 17। और ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने देखा, ये डिस्कस किया है, जो इसके लिए आंसर आपने देना है। 49 देखिए, प्रांत के नागरिक तथा सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता था? तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी दोस्तों, नाजिम होता था प्रांत के अंदर। नागरिक और सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से नाजिम था दोस्तों। तो 50 देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? शक्ति संतुलन और क्या करता था? सूबेदार पर जो नियंत्रण रखता था दोस्तों वो था दीवान था दोस्तों, वो जो सूबेदार पर नियंत्रण रखता था दोस्तों, क्योंकि ये साथ साथ काम करते थे दोनों, एक ही लेवल के ऑफिसर थे ये। 51 देखिए, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति कौन करता था? जो प्रांत के अंदर दीवान वगैरह लगते थे उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो यह था दीवान ए आला या अशरफ दोस्तों, जो प्रांतों के अंदर नियुक्ति इनकी करता था। 52 देखिए दोस्तों, प्रांतीय बख्शी किसके अधीन कार्य करता था? तो ये था दोस्तों दीवान दोस्तों, प्रांतीय जो बख्शी था इसके अधीन दीवान के कार्य करता था। 53 देखिए, मुगल केंद्रीय शासन व्यवस्था में वाक्यान्वेषी समाचार लेखक की क्या उपयोगिता थी? तो इसके आप एक बार ऑप्शन देखिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों, केंद्रीय सरकार उसी के माध्यम से प्रांतीय शासन व्यवस्था के साथ संपर्क रखती थी और प्रांतीय अधिकारियों के कुकृत्यों की जानकारी प्राप्त करती थी। ये वाक्यान्वेषी खबरें वगैरह सेंटर तक देता था दोस्तों, जिससे क्या करता था, इनकी अच्छी बुरी जानकारियाँ सेंटर तक पहुँचती थी, राजा तक। और 54 देखिए, प्रांतीय संभाग सरकार का प्रधान अधिकारी कौन कौन होता था? आमिल या कोई और दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए एक बार, फौजदार या सदर या कोतवाल दोस्तों। इसका राइट आंसर है फौजदार। फौजदार क्या था? सरकार का प्रधान अधिकारी होता था प्रांतीय संभाग सरकार, यानी कि प्रांत के अंदर जो प्रधान अधिकारी कौन था वह था फौजदार दोस्तों। 55 देखिए, परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? परगना या महल, जिसको परगने को महल बोला जाता था, तो प्रशासन का प्रभार किसके ऊपर था दोस्तों 55 का? तो यह था दोस्तों सिकदार। 56 देखिए, मुगल अधिकारी वर्ग एक मिश्रित समूह था। मुगल अमीर वर्ग में निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोग शामिल नहीं थे? तो यह थे बी दोस्तों, अरब इसमें शामिल नहीं थे दोस्तों। इसमें तुर्क थे, तातार थे, ईरानी थे। 57 देखिए, जहांगीर शासनकाल में भारत में यात्रा करने वाले और समकालीन जनजीवन और शासन के संबंध में बहुमूल्य यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करने वाले यात्री थे दोस्तों। 57 का आंसर है डी दोस्तों, क्योंकि विलियम फिंच, हॉकिंस, पेलसार्ट ये सभी क्या थे, जहांगीर के टाइम में आए थे। लेकिन जो ये विलियम फिंच जो था ये अनारकली के बारे में विवरण देने वाला पहला था। अनारकली के बारे में विवरण देता है दोस्तों। और हॉकिंस क्या था, इसको इंग्लिश खान की उपाधि और 400 का मनसब इसको मिलता है, 400 का मनसब इसको जहांगीर देता है। पेलसार्ट
इंडिया के अंदर गरीबी का वर्णन करता है। तो ये तीनों ही आए थे। 58 देखिए, मराठों और मुगलों अमीर वर्ग के मराठों को मुगल अमीर वर्ग में किस सम्राट के शासनकाल में शामिल किया गया दोस्तों? ये जहांगीर था। इसके टाइम में क्या किया था, मराठों को शामिल किया गया था प्रशासन के अंदर दोस्तों। सेना वगैरह में मुगलों को भर्ती किया जाने लगा था। वो 59 देख लेते हैं दोस्तों। सैद्धांतिक रूप से मुगल अमीर पद आनुवंशिक नहीं होता था। सैद्धांतिक रूप से जो अमीर पद था वो आनुवंशिक नहीं होता था दोस्तों। ये हमें याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ जाता है या कोटेशन वगैरह दी जाती है, अभी कथन वगैरह कि मुगल अमीर पद आनुवंशिक नहीं होता था और अमीर की मृत्यु के उपरांत उसकी जागीर जो थी साम्राज्य में जब्त कर ली जाती थी। इस जब्ती व्यवस्था का क्या दुष्परिणाम नहीं हुआ, इसका जो दुष्परिणाम नहीं हुआ दोस्तों वो हमें देखना है, और जो इसका अच्छे परिणाम हुए वो भी इसके अंदर दिए गए हैं, तो वो भी हमें देखने हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, अमीर वर्ग व्यापार और वाणिज्य में रुचि नहीं लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास रुक गया दोस्तों। यह नहीं हुआ था दुष्परिणाम। बाकी इससे जो दुष्परिणाम हुए थे वो थे, अमीर लोग फिजूल खर्ची जीवन यापन करते थे और आनंद पूर्वक विलासिता जीवन में धन नष्ट करते थे, और इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक स्वतंत्र आनुवंशिक अमीर वर्ग का दोस्तों। इसमें आगे हमने PDF ऐड नहीं की हुई है, आगे हम नेक्स्ट इसकी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो अब आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों हमारी वीडियोज़, ताकि हमें भी इसके लिए हौसला मिले, हम आने वाले समय में और भी अच्छे एफर्ट लगा के अच्छे से आपको क्वेश्चन सीरीज समझा पाएँ दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।